नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप और खबरों के इस ब्लैक एंड व्हाइट विश्लेषण में आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार, मैं हूं अंजना 2.0 और मेरी तरफ से भी खबरों के इस नए विश्लेषण में आपका स्वागत है। आज सबसे पहले आपको ये बताएंगे कि क्या पाकिस्तान के परमाणु बम छीनने का वक्त आ गया है। दुनिया में कोई भी वस्तु उसी के पास होनी चाहिए जो उसका पात्र हो, लेकिन जिहादियों के साथ परमाणु हथियार का अर्थ है दुनिया का महाविनाश। जहां सब कुछ जिहाद पर चलता है, जहां की फौज खुलेआम जिहाद की बात करती है, आर्मी चीफ फौजी जनरल कम और मौलाना ज्यादा लगता है, जहां सरकार जिहादियों और आतंकवादियों का समर्थन करती है, जिनका उद्देश्य शांति नहीं बल्कि हत्या, हिंसा, क्रूरता, बर्बादी हो, वहां परमाणु बम होना दुनिया के लिए बहुत खतरनाक है। इसके बाद आपको अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की कथनी और करनी में अंतर दिखाएंगे। भारत पाकिस्तान की जंग में स्वघोषित शांति दूत बनकर आए ट्रंप पूरी दुनिया में हथियारों का एक शॉपिंग मॉल खोलकर बैठे हैं। भारत को शांति पाठ पढ़ाने वाले डोनाल्ड ट्रंप ने तुर्की के साथ करीब 2500 करोड़ रुपए का हथियारों का सौदा किया है। इस सौदे के तहत अमेरिका तुर्की को खतरनाक मिसाइलें बेचने वाला है। सोचिए, भारत पाकिस्तान के इस युद्ध में तुर्की ने पाकिस्तान को हथियार सप्लाई किए और अब अगर तुर्की यह हथियार पाकिस्तान को सौंप देगा तो ट्रंप क्या करेंगे। और एआई वर्जन भी आज आपको इसी से जुड़ी खबर बता दें। अंजना, आज मैं मध्य प्रदेश के मंत्री विजय शाह का वो बयान सुनवाऊंगी जिसमें उन्होंने कर्नल सोफिया कुरैशी का अपमान किया। उनकी टिप्पणी इतनी भद्दी थी कि हाईकोर्ट को स्वतः संज्ञान लेकर एफआईआर दर्ज करने को आदेश देना पड़ा। सुप्रीम कोर्ट ने भी फटकार लगाई। सोचिए, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बहन बेटियों के सम्मान के लिए पाकिस्तान में मिसाइल दाग रहे हैं, लेकिन यहाँ देश में बैठे लोग अपनी गंदी भाषा का निशाना हमारे सैनिकों को बना रहे हैं। बीजेपी के विजय शाह के बाद समाजवादी पार्टी के रामगोपाल यादव ने विंग कमांडर व्योमिका सिंह का अपमान कर दिया, उनके लिए जाति सूचक शब्दों का इस्तेमाल किया। यह है हमारे देश के नेताओं की हालत। क्या पाकिस्तान से न्यूक्लियर हथियार छीनने का वक्त आ गया है? आज ये बहुत जरूरी विषय है जिस पर देश में एक नए सिरे से सोचने की जरूरत है। पूरे विश्व में ये सवाल आज भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने उठाया। बड़ा सवाल है। भारत तो बहुत शुरू से ही ये कहता आया है कि पाकिस्तान जैसे जिहादी मुल्क के हाथों में परमाणु हथियार नहीं होने चाहिए, लेकिन दुनिया ने भारत की इन आशंकाओं को कभी भी गंभीरता से नहीं लिया। लेकिन हाल ही में भारत और पाकिस्तान के बीच हुए एक छोटे से 4 दिन के युद्ध के बाद अब दुनिया को भी ये समझ में आ गया है कि पाकिस्तान के हाथों में अगर परमाणु हथियार रहे तो ये खतरा हमेशा बना रहेगा। हाल के दिनों में इस सीज फायर के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के भी ऐसे कई बयान आए जिसमें उन्होंने दावा किया कि उन्होंने परमाणु युद्ध होने से रोका। ट्रंप के इस दावे में कितनी सच्चाई है ये तो पता नहीं, लेकिन एक बात सच है कि पाकिस्तान जैसे जिहादी मुल्क के हाथों में परमाणु हथियार नहीं होने चाहिए। जहां सब कुछ जिहाद पर चलता है, वहां की फौज खुलेआम जिहाद की बात करती है, आर्मी चीफ फौजी जनरल कम मौलाना ज्यादा लगता है, सरकार भी जिहादियों का खूब समर्थन करती है। हाफिज सईद और मौलाना मसूद अजहर जैसे आतंकी के हेडक्वार्टर्स भारत ने तबाह किया। अब देखिए, तुरंत पाकिस्तान की सरकार अपने पैसे से उनके आतंकी अड्डों का निर्माण करने के लिए पहुंच गई है। इसलिए तो भारत अब ये कह रहा है कि पाकिस्तान पर तो भरोसा किया ही नहीं जा सकता, उसके हाथों में परमाणु हथियार नहीं रहने चाहिए। वैसे भी पता नहीं कब पाकिस्तान के किस जिहादी के हाथ में ये हथियार चले जाएंगे जिनका वो गलत इस्तेमाल कर सकता है। सबसे पहले आप रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का बयान सुनिए, उसके बाद आपको बताएंगे कि दुनिया को बहुत जल्द भारत की इस मांग के बारे में क्यों सोचना ही पड़ेगा। आज आतंकवाद के खिलाफ भारत की प्रतिज्ञा कितनी कठोर है इसका पता इसी बात से चलता है कि हमने उनके न्यूक्लियर ब्लैकमेल की भी परवाह नहीं की है। पूरी दुनिया ने देखा है कि कैसे गैर जिम्मेदाराना तरीके से पाकिस्तान द्वारा भारत को अनेक बार एटमी धमकियां दी गई हैं। आज श्रीनगर की धरती से मैं पूरी दुनिया के सामने यह सवाल उठाना चाहता हूं कि क्या ऐसे गैर जिम्मेदार और रोग नेशन के हाथों में परमाणु हथियार सुरक्षित हैं? मैं दुनिया के सामने यह सवाल खड़ा करना चाहता हूं। मैं मानता हूं
कि पाकिस्तान के एटमी हथियारों को IAEA इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी की निगरानी में लिया जाना चाहिए। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की बातों को गंभीरता से क्यों लेना, अब आपको यह भी समझ लेना चाहिए। पाकिस्तान में जिहाद की बातें या भारत पर जिहाद के तहत न्यूक्लियर बॉम्ब मारने की बातें कोई आतंकी ही नहीं करते हैं, बल्कि पढ़े लिखे लोग करते हैं। पाकिस्तान के नेता करते हैं, पाकिस्तान के डिप्लोमेट करते हैं, पाकिस्तान के पत्रकार करते हैं, पाकिस्तान के बड़े बड़े एक्सपर्ट्स करते हैं। भारत के साथ जब ये हालिया तनाव हुआ तो पाकिस्तान से लगातार डे वन से ऐसे ही बयान आ रहे थे जिनमें न्यूक्लियर बॉम्ब मारने की धमकी दी जा रही थी। पहलगाम में आतंकी हमला हुआ, हिंदुओं को धन पूछ पूछ कर आतंकियों ने गोलियां मारी, तो अगली धमकी सीधे इस्लामाबाद से आने लगी कि अगर भारत ने हम पर हमला किया तो हम सीधे परमाणु बॉम्ब मार देंगे। पाकिस्तान की यही जिहादी सोच है जिसकी वजह से भारत को आज ये डिमांड करनी पड़ रही है कि इस जिहादी मुल्क से परमाणु हथियार छीनने का वक्त आ चुका है। सुनिए, पाकिस्तान के नेता, पाकिस्तान के डिप्लोमेट कैसे परमाणु युद्ध की धमकी दे रहे थे। सोचिए आप, जो ऑफिशियल डिप्लोमेट हैं पाकिस्तान के, वो इस तरह की बातें कर रहे हैं। ये पाकिस्तान की वो पढ़ी लिखी कौम है जो मुल्क पर हुकूमत करती है। ये तो कुछ भी नहीं है। खुद पाकिस्तान का रक्षा मंत्री टीवी चैनलों पर इंटरव्यू दे देकर कह रहा था कि अगर भारत ने हमला किया तो फिर सीधे आर पार की लड़ाई होगी। फिर हम ये नहीं सोचेंगे कि हम नहीं तो कोई नहीं। अब बताइए, आपकी ऐसी जो जिहादी सोच है, ऐसी जिहादी सोच वाले लोगों के हाथों में न्यूक्लियर बॉम्ब होना चाहिए। इसीलिए भारत आज पूरी दुनिया से ये डिमांड कर रहा है कि पाकिस्तान के सारे न्यूक्लियर बॉम्ब अब छीन लो। क्योंकि ऐसा नहीं है कि भारत और पाकिस्तान के बीच हाल का तनाव हो गया तो पाकिस्तान से ये धमकियां आने लगी हैं। उसकी सोच ही ऐसी है। असल में पाकिस्तानियों को अपने न्यूक्लियर हथियारों पर बहुत गर्व है, इसी पर उनका सारा बड़बोलापन टिका हुआ है। वो इसे एक इस्लामिक बॉम्ब की तरह देखते हैं। इसीलिए वो, आपको याद होगा कि कुछ साल पहले पाकिस्तान के एक और मंत्री हैं शेख रशीद, उन्होंने तो ये तक कह दिया था कि उनके पास तो पाव पाव के भी बॉम्ब हैं, ऐसे न्यूक्लियर बॉम्ब जो सिर्फ हिंदुओं को टारगेट करेंगे, मुसलमानों को नहीं। अब तो कोई शक नहीं रह गया कि भारत पाकिस्तान से परमाणु हथियार छीनने की डिमांड क्यों कर रहा है। पाकिस्तान में परमाणु हथियार कभी भी सुरक्षित हाथों में नहीं रहे और जो हालात पाकिस्तान के हैं उनमें यह खतरा हमेशा ही बना रहेगा, क्योंकि पाकिस्तान में राजनीतिक अस्थिरता लगातार बनी रहती है। फौजी शासकों के हाथों में कई बार पाकिस्तान में तख्ता पलट हो चुका है। अब अगर सरकार स्थिर नहीं रहेगी तो फिर न्यूक्लियर हथियार सुरक्षित कैसे रह पाएंगे। फिर ये खतरा तो हमेशा बना रहता है कि पाकिस्तान के ये न्यूक्लियर हथियार आतंकियों के हाथ में कभी भी पड़ सकते हैं, क्योंकि तहरीक तालिबान, पाकिस्तान, अलकायदा, लश्कर तैयबा, जैश ए मोहम्मद जैसे आतंकी संगठन सब पाकिस्तान में ही तो है। पाकिस्तान के साथ ये भी खतरा रहता है कि वो इस न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी को कभी भी किसी भी देश को बेच सकता है। और ये आरोप तो उस पर लगते ही है कि नॉर्थ कोरिया, ईरान, लिबिया, उसको उसने न्यूक्लियर बॉम्ब बनाने की तकनीक बेची है। बताया जाता है कि नॉर्थ कोरिया ने 1998 में पाकिस्तान के पूर्व आर्मी चीफ जनरल जहांगीर करामत को $30 लाख और लेफ्टिनेंट जनरल जुल्फिकार खान को $5 लाख की पेमेंट की गई थी। ये दोनों जनरल पाकिस्तान के न्यूक्लियर बॉम्ब टेस्ट में शामिल रहे थे। फिर पाकिस्तान को लेकर यह भी डर बना रहता है कि कहीं आर्थिक संकट की वजह से वो अपने हथियार दूसरे देशों को बेच ना दे। पाकिस्तान हमेशा ही दिवालियापन की कगार पर रहता है, इसीलिए दुनिया को यह भी डर रहता है कि कहीं पाकिस्तान पैसों के लिए अपने हथियार ना बेचने शुरू कर दे। ये खतरा ये भी रहता है कि पाकिस्तान अपने हथियारों को इस्लामिक बॉम्ब की तरह देखता है। ये बात खुद पाकिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति परवेज मुशर्रफ कह चुके हैं। इसीलिए ये भी डर रहता है कि कहीं कभी जिहाद के नाम पर पाकिस्तान इन हथियारों का इस्तेमाल भारत के खिलाफ ना कर दे। अपने एक इंटरव्यू में खुद परवेज मुशर्रफ ये मान चुके हैं कि न्यूक्लियर हथियारों की इस धमकी से वो भारत को डराते हैं, क्योंकि भारत को हमेशा ये डर रहता है कि पाकिस्तान कभी भी ये बम चला सकता है। यहां तक इनका दिमाग चलता है। देखिए, असल में पाकिस्तान के जिहादियों की एक थ्योरी है कि उन्हें भारत में गजवाए हिंद करना है,
गज़वाए हिंद का मतलब होता है भारत पर मुसलमानों का शासन। जिहादियों का कहना है कि यह सब उनकी हदीस में लिखा हुआ है और इसीलिए अपने न्यूक्लियर हथियारों को पाकिस्तानी जिहादी भारत के खिलाफ गज़वाए हिंद करने के तौर पर भी देखते हैं। इन जिहादियों को लगता है कि मुसलमानों के 50 देशों में सिर्फ वो ही इकलौते ऐसे हैं जिनके पास परमाणु हथियार है और उन्हें लगता है कि उन्हें ये बस गज़वाए हिंद करने के लिए मिले हैं। ये कोई कोरी कल्पनाएं नहीं है, बल्कि पाकिस्तान के टेलीविजन चैनल्स में होने वाले जिहादियों के डिस्कशंस के टॉपिक्स हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि ये डिस्कशन पाकिस्तान के पूर्व डिप्लोमेट कर रहे हैं। देखिए, सुनिए और तय कीजिए कि क्या ऐसे जिहादियों के हाथों में परमाणु हथियार होने चाहिए। कैसे देखिए एक सोच को वहां पर बढ़ावा दिया जाता है। पाकिस्तान ने यही भ्रम तो पाला हुआ है, अपनी जनता को यही तो समझाया हुआ है कि उसके पास परमाणु हथियार है, इसीलिए भारत उससे डरता है। लेकिन भारत ने इस बार बता दिया कि भारत इस ब्लैकमेलिंग में आने वाला है नहीं। इसीलिए तो पाकिस्तान के अंदर घुसकर उसके आतंकी ठिकाने तबाह किए, एक एक ठिकाने पर 4-4 मिसाइलें मारी, उन्हें मिट्टी में मिलाया, फिर दुनिया को भी बताया पाकिस्तान की जिहादी सरकार और फौज इन परमाणु हथियारों की धमकी भारत को ना दे। अभी तक पाकिस्तान में ये आम धारणा थी कि उनके परमाणु हथियारों से भारत डरता है और इसीलिए पाकिस्तान के मुफ्ती मौलाना भी इन परमाणु हथियारों का जमकर बखान करते थे। पाकिस्तान का तो ये पूरा परमाणु कार्यक्रम चोरी के तहत ही चल रहा है और ये साहब चाकू की बात कर रहे हैं। देखिए, अब्दुल कादिर खान को पाकिस्तान के परमाणु कार्यक्रम का जनक कहा जाता है। वो भोपाल में जन्मे थे। तस्वीरें आपको दिखाते हैं उनकी। बंटवारे के वक्त पाकिस्तान चले गए, भोपाल में जन्म जरूर हुआ था, पाकिस्तान चले गए। कहा जाता है कि अब्दुल कादिर खान ने चोरी की तकनीक से पाकिस्तान को एक परमाणु हथियार संपन्न देश बनाया। अब्दुल कादिर की चोरी की ये कहानी पूरी दुनिया में फेमस है। 1972 में अब्दुल कादिर खान को नीदरलैंड्स की एक कंपनी यूरेनको में नौकरी मिली। देखिए, यूरेनको परमाणु रिएक्टर्स के लिए यूरेनियम संवर्धन की जो तकनीक है उसको विकसित करती थी। ये तकनीक बहुत गोपनीय थी क्योंकि इसका इस्तेमाल न केवल बिजली उत्पादन के लिए बल्कि परमाणु हथियार बनाने के लिए भी हो सकता था। अब्दुल कादिर सेंट्रीफ्यूज तकनीक के बारे में सीख रहे थे वहाँ, जो यूरेनियम को संवर्धित करने का सबसे पावरफुल तरीका माना जाता है, प्रभावी तरीका। ये तकनीक परमाणु बॉम्ब बनाने की कुंजी थी। अब्दुल कादिर ने यूरेनको के गोपनीय दस्तावेजों की चोरी शुरू कर दी। उसने सेंट्रीफ्यूज डिजाइंस, ब्लूप्रिंट्स, जो टेक्निकल नोट्स थे, तकनीकी नोट्स, उनको कॉपी करना शुरू किया। ये कहानी पूरी दुनिया में प्रचलित है और 1975 तक खान ने सेंट्रीफ्यूज तकनीक के प्रमुख डिजाइन्स को चुरा लिया था। तो 72 से 75 इन 3 सालों में उसने सब कुछ चोरी कर ली और फिर इस चोरी की तकनीक के साथ अब्दुल कादिर खान पाकिस्तान आए। इसके बाद पाकिस्तान ने उन्होंने परमाणु हथियार बनाने का काम दिया और वो उसमें कामयाब रहे, लेकिन चोरी के दम पर। और फिर पाकिस्तान ने यही परमाणु हथियार बनाने की तकनीक दूसरे देशों को भी दी। बताया जाता है कि नॉर्थ कोरिया को भी पाकिस्तान ने ही परमाणु हथियार बनाने की तकनीक बेची है। अब देखिए, पाकिस्तान किस तरह का जिहादी मुल्क है, इसका एक और उदाहरण आपको देते हैं। ये पाकिस्तानी सेना के, जिसकी तस्वीर आप देख रहे हैं, जो आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में देखा होगा, एक से एक झूठ बोल रहा था, कह रहा था कि खुलकर कि ये जिहाद है, हमारी जो फौज कर रही है इंडिया के खिलाफ, ये जिहाद है। ये जिहादी जो अफसर है, ये पाकिस्तानी सेना के मीडिया प्रवक्ता DG ISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी है, जो लगातार भारत के खिलाफ झूठे दावे कर रहे थे, अपनी सेना की हार को जीत बता रहे थे, अपनी जनता की आंखों में धूल झोंक रहे थे। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि इनके पिता का नाम अलकायदा से जुड़ा हुआ था, वही अलकायदा जिसका सरगना ओसामा बिन लादेन था, वही ओसामा बिन लादेन जिसने अमेरिका में 9/11 किया, जिसमें सबसे बड़े आतंकी हमले में 3000 के आसपास लोग मारे गए। ये पाकिस्तान के DG ISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी के पिता कौन? महमूद बशीर उद्दीन, जिन पर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद 2001 में प्रतिबंध लगा चुका है। महमूद बशीरुद्दीन एक न्यूक्लियर साइंटिस्ट था। उस पर अलकायदा और तालिबान के लिए
फाइनेंसिंग और प्लानिंग का आरोप लगा था। यह भी आरोप था कि वो अलकायदा और तालिबान के लिए हथियारों की सप्लाई कर रहा है। महमूद बशीरुद्दीन ने उम्मा तमीरे नाम के इस आतंकी संगठन की स्थापना भी की थी। बताया जाता है कि बशीरुद्दीन ने अलकायदा के आतंकियों से मिलकर उनके लिए न्यूक्लियर केमिकल हथियार बनाने का ऑफर दिया था और उसी का ये बेटा है। सोचिए, ऐसे शख्स का बेटा पाकिस्तान की सेना का प्रवक्ता है, डीजी ISPR, और खुलेआम पाकिस्तान की सेना का उसूल ही जिहाद बताता है। अब बात पाकिस्तान के इस सिरे से कि इंटरनेशनल कम्युनिटी को पाकिस्तान को देखकर यह भी आशंका रहती है कि वो पता नहीं कब पैसों के लिए अपने न्यूक्लियर हथियार बेच दे, क्योंकि पाकिस्तान पूरी दुनिया में 2 वजहों से फेमस है। पहली है आतंकी पैदा करना, दूसरी भीख मांगना। इसीलिए तो कहा जाता है कि जहां पाकिस्तान खड़ा हो जाता है, भीख की लाइन वहीं से शुरू हो जाती है। और आज ये बात रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी कह दी। असल में पाकिस्तान को भीख मांगने में शर्म भी नहीं आती है। वो अपने इस्लामिक बिरादर मुल्कों से सिर्फ इस्लामिक भाईचारे के नाम पर भीख मांग लेता है। कुछ नहीं मिलता तो IMF के पास चला जाता है। हाल ही में IMF ने उसे भीख की एक और किश्त भी दी। चीन भी उसकी मदद करता ही रहता है। 75 साल में पाकिस्तान को 23 बार IMF से बेल आउट पैकेज मिल चुका है, जो होता है करीब $31 बिलियन से भी ज्यादा। 1948 से 2016 तक वो अमेरिका से $78 बिलियन की भीख हासिल कर चुका है। यानी 68 सालों में उसे हर साल $1 बिलियन भीख मिली है। रही बात पाकिस्तान की, तो उसकी बात ही क्या करूं आपसे। वह देश तो मांगते मांगते अपनी जहालत से एक ऐसी हालात में आ गया है कि उसके बारे में यह भी कहा जा सकता है कि पाकिस्तान जहां भी खड़ा होता है वहीं से मांगने वालों की लाइन प्रारंभ हो जाती है। अभी आपने सुना ही होगा कैसे वह फिर एक बार इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड IMF के पास कर्ज मांगने गया। वहीं दूसरी तरफ हमारा देश है कि हम आज उन देशों की श्रेणी में आते हैं जो IMF को फंड देते हैं ताकि IMF गरीब देशों को कर्ज दे सके। पाकिस्तान के पास जो परमाणु हथियार है वो विश्व के लिए खतरा है और वो आतंकियों के लिए जिहादी बॉम्ब है, जिनका उद्देश्य गैर मुस्लिम देशों को परमाणु युद्ध की धमकी देना, पैसे की वसूली करना है। इसीलिए हम बार बार कर रहे हैं। अगर भारत जैसा देश तुर्की और अजरबैजान को दबाव बनाकर अपने तमाम टिकट्स कैंसिल कराकर एक सबक सिखा सकता है, तो क्या ये वो वक्त नहीं है जब एक देश के तौर पर हमें आवाज बुलंद करनी होगी पाकिस्तान के न्यूक्लियर हथियारों के खिलाफ और ये कायना पूरे विश्व को दिखाना होगा। भारत पाक युद्ध में पाकिस्तान ने भारत समेत पूरी दुनिया को परमाणु युद्ध की धमकी दी थी। शायद इसी वजह से पाकिस्तान को IMF से पैसा भी मिल गया। देखिए, अब तो पाकिस्तान को इस्लामिक देशों की मदद भी मिलने लगी है, खुलकर मिलने लगी है। इसीलिए पूरे विश्व पर महायुद्ध का खतरा बढ़ गया है। आप सोचिए कि पाकिस्तान के पास युद्ध लड़ने की कोई क्षमता नहीं थी। पाकिस्तानी सेना को तो ड्रोन उड़ाना भी नहीं ठीक से आता है। उसने तुर्की से ड्रोन तो ले लिए, लेकिन उसके पास ड्रोन ऑपरेटर्स नहीं, ड्रोन ऑपरेट करने वाला कोई नहीं। ऐसे में तुर्की ने उसकी मदद की, 2 ड्रोन ऑपरेटर्स भेजकर भारत पर हमला करवाया। ये दोनों ड्रोन ऑपरेटर्स भारतीय सेना की कार्रवाई में मारे जा चुके हैं। और उसी के बाद ये बात पता चली, क्योंकि 2 तुर्की ड्रोन ऑपरेटर्स मारे गए थे, तो पता चला कि ये तो तुर्की वाले ड्रोन ऑपरेटर से काम करा रहा है। पाकिस्तान ने केवल आतंकवाद की ही ट्रेनिंग देना सीखी है। क्या सिखाता है वो? उसे नहीं पता था कि ड्रोन कैसे उड़ाते हैं, रडार्स कैसे चलते हैं या मिसाइल अटैक कैसे करते हैं। ड्रोन के लिए पाकिस्तान को तुर्की की मदद मिली, लेकिन मिसाइल और रडार के लिए उसे उसके पुराने दोस्त चीन ने मदद की। सूत्रों से खबर है कि इस युद्ध में चीन ने अपने सैटेलाइट की मदद से पाकिस्तान को मदद मुहैया करवाई थी। चीन ने अपने सैटेलाइट से पाकिस्तान पर होने वाले किसी भी तरह के अटैक की जानकारी ट्रैक की थी। पाकिस्तान की ओर से जो चाइनीज मिसाइलें दागी जा रही थी, उसको चीन की सैटेलाइट की मदद मिल रही थी। हालांकि चाइनीज माल के बारे में कहते हैं कि चले तो चांद तक, नहीं तो शाम तक। युद्ध में यही हुआ और चीन के मिसाइलें और फाइटर जेट पूरी तरह से फ्लॉप हो गए। जिसे आपने भी कई बार देखा होगा
अगर कहीं आपने कोई चाइनीज सामान खरीदा है, तुरंत खराब, पूरे के पूरे पैसे बर्बाद। हर चीज में खिलौना, अब हथियारों में अगर खिलौना बनाने लगेंगे, बेचने लगेंगे तो फिर यही हाल होगा। इतनी खराब मार्केटिंग हुई है चीनी हथियारों की, पूछिए मत। स्टॉक्स उनके गिर रहे हैं, शेयर्स। लेकिन भारत को एक बड़ा सबक यह मिल गया कि पाकिस्तान, तुर्की और चीन साथ साथ हैं। तुर्की खुलकर पाकिस्तान के समर्थन में आ गया है और तुर्की के समर्थन में अमेरिका खड़ा है। जिस देश को अभी तक भारत अपने दोस्त के तौर पर देखता था, वही देश भारत के दुश्मनों को हथियार बेचने जा रहा है। ये भारत के लिए सोचने की ज़रूरत है, क्योंकि अमेरिका और तुर्की के बीच हथियारों के लिए करीब 2500 करोड़ रुपए का सौदा हुआ है। तुर्की को अमेरिका की तरफ से 1925 करोड़ रुपए में एडवांस मीडियम रेंज की हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइल मिलेगी। 680 करोड़ में ब्लॉक 2 मिसाइलें मिलेगी। हालांकि यहाँ पर आपको ये भी जानना चाहिए, अमेरिका और तुर्की की ये डील नेटो देशों के बीच संबंधों को और मजबूत बनाने के प्रयास के तौर पर देखा गया है। और नेटो का चूंकि मेंबर है तुर्की, तो अमेरिका और तुर्की के बीच में इस तरह की डील्स होती रही हैं। इस वक्त दुनिया के 32 देश नेटो यानी नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन नाम के संगठन में शामिल हैं। ये संगठन 14 अप्रैल 1949 को यूरोप और नॉर्थ अमेरिका के 12 देशों में मिलकर बनाया था। इसके बाद से धीरे धीरे कई देश इससे जुड़ते गए। साल 1952 में तुर्की संगठन का हिस्सा बन गया था। तुर्की नेटो का इकलौता मुस्लिम देश है, इसीलिए इस्लामिक देशों में इसको तुर्की की उपलब्धि और शक्ति के तौर पर देखा जाता है। तभी नेटो देशों के बीच एक अनुबंध है कि जब भी किसी एक नेटो देश पर हमला होगा तो सारे देश मिलकर उसे अपना दुश्मन मानेंगे, हमला करेंगे। इसीलिए तुर्की नेटो के नाम पर इस्लामिक देशों पर अपनी हुकूमत चलाने की कोशिश भी करता है। नेटो में अमेरिका और तुर्की ये दो देश ऐसे हैं जिनके पास सबसे बड़ी सेनाएं हैं। पिछले कुछ समय से इन दोनों के बीच रिश्ते ठीक नहीं थे। इसकी वजह थी S-400 एयर डिफेंस सिस्टम। तुर्की ने अपनी सुरक्षा के लिए साल 2017 में रशिया से S-400 की डील कर ली थी। नेटो में शामिल होने के बावजूद रशिया से एयर डिफेंस सिस्टम खरीदने की वजह से अमेरिका और तुर्की के संबंध खराब हो गए थे। अमेरिका ने तुर्की पर कई तरह के प्रतिबंध भी लगा दिए थे। सिर्फ यही नहीं, अमेरिका ने अपने फाइटर जेट F-35 को लेकर भी तुर्की पर सख्ती दिखाई थी। तुर्की पर F-35 खरीदने को लेकर प्रतिबंध लगा हुआ है, यानी अमेरिका उसे F-35 नहीं बेचेगा। हालांकि तुर्की कई मौकों पर F-35 खरीदने की इच्छा जता चुका है। अभी तक यही होता आया है कि अमेरिका नेटो देशों को अपने हाईटेक हथियार आसानी से बेच देता है, लेकिन तुर्की के मामले में अमेरिका ने सख्ती दिखाई थी। अब सवाल यह है कि अमेरिका ने अचानक से तुर्की के साथ मिसाइलों की डील क्यों की? इसका पहला कारण है सीरिया। इस्लामिक स्टेट के खिलाफ अमेरिका पिछले कई सालों से लड़ रहा है। इस युद्ध का केंद्र सीरिया है। बगदादी के मारे जाने के बाद अमेरिका अपने सैनिकों की संख्या कम करने की योजना बना रहा है, लेकिन वो नहीं चाहता है कि सीरिया में उसका अभियान कमजोर हो। इस मामले में वो तुर्की के सैनिकों की मदद चाहता है। तुर्की ने अपने पड़ोसी देश सीरिया को दोबारा से स्थिर बनाने के लिए अमेरिका की सैन्य मदद दे रहा है। मिसाइल डील के पीछे दूसरा कारण है रशिया यूक्रेन वॉर। डोनाल्ड ट्रंप हर मंच से कह रहे हैं कि रशिया यूक्रेन युद्ध रुकवा देंगे और इसके लिए उन्हें तुर्की की जरूरत है। अमेरिका चाहता है कि तुर्की इन दोनों देशों के बीच मध्यस्थता की तरह काम करे, मध्यस्थ की तरह काम करे और ये पूरा क्षेत्र जो है वो धीरे धीरे शांति की ओर बढ़े। अमेरिका तुर्की रशिया के अच्छे संबंधों का फायदा उठाना चाहता है। तुर्की इसके लिए तैयार भी। वैसे देखा जाए तो खेल पैसे का भी है। अमेरिका अपने हथियारों के लिए तुर्की को एक बाजार की तरह देख रहा है और तुर्की 5th जनरेशन फाइटर जेट खरीदने की इच्छा पूरी करने के लिए मिसाइलें खरीद रहा है। हाल फिलहाल में डोनाल्ड ट्रंप पैसा कमाने के लिए और अमेरिकी सैन्य अभियानों का खर्च कम करने के लिए किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार है। आज की स्थिति यह है कि अगर किसी आतंकी के पास पैसे हो तो अमेरिका के साथ बातचीत की टेबल पर वो बैठ सकता है, ट्रेड की बात भी कर सकता है। उदाहरण के तौर पर हाल ही में डोनाल्ड ट्रंप ने सीरिया के राष्ट्रपति अहमद अल शारा से मुलाकात की थी। पिछले साल तक अहमद अल शारा अमेरिका का मोस्ट वांटेड आतंकी था। ये वही व्यक्ति था जिस पर अमेरिका ने 83 करोड़ रुपए का इनाम रखा था। जानकर हैरानी होगी, अहमद अल शारा 2006 से 2011 तक अमेरिका की कैद में रह चुका है, लेकिन पिछले साल ही अमेरिका ने अहमद अल शारा के ऊपर से इनाम तो हटा ही दिया, लेकिन उसे विदेशी आतंकियों की लिस्ट में शामिल रखा हुआ है। आज उसी आतंकी से अमेरिका अच्छे संबंध चाहता है। अगर ये अमेरिका की आतंकवाद के खिलाफ
नीति है तो ये दोहरी नीति है। अब देखिए, तुर्की को हथियार मिलने का मतलब है पाकिस्तान के दोस्त का मजबूत होना। तुर्की पाकिस्तान के साथ मिलकर भारत के खिलाफ युद्ध की मंशा से साजिश रच सकता है। यह भी अनुमान लगाया गया है कि तुर्की पाकिस्तान को ज्यादा हथियार देकर मदद कर सकता है और यह भारत के लिए अच्छी खबर नहीं है। अमेरिका का रुख भी भारत के लिए अनजान पहेली बना हुआ है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने आतंकी देश पाकिस्तान को सबक सिखाने पर भारत को शांति का ज्ञान दिया और इस बात का श्रेय भी ले लिया कि उन्होंने दोनों देशों के बीच में युद्ध विराम करवा दिया। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के इस बयान से भारत में खूब विवाद हुआ। अब डोनाल्ड ट्रंप ने फिर से एक बयान दिया है और अब वो कह रहे हैं कि उन्होंने भारत पाकिस्तान के बीच शांति लाने में मदद की है। आइए आपको सुनाते हैं। I don't want to say I did, but I sure as hell helped settle the problem between Pakistan and India last week, which was getting more and more hostile. And all of a sudden, you'll start seeing missiles of a different type. And we got it settled. I hope I don't walk out of here and 2 days later find out that it's not settled, but I think it is settled. And we talked to them about trade. Let's do trade instead of do war. तो जो शुरुआत के शब्द थे वो हम आपको एक बार बता देना चाहते हैं। आई डोंट वांट टू से आई डिड इट, मतलब मैं ये नहीं कह रहा हूं कि मैंने ही कराया। उन्होंने मध्यस्थता की जो पहले की पोजीशन थी उससे वो आज पलटे हैं। हालांकि कल वो फिर पलट जाएंगे, इस बात की कोई गारंटी नहीं है। वो कुछ भी कर सकते हैं और इसीलिए आज बहुत सारे सवाल पूछे जा रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने भले ही भारत पाकिस्तान के बीच मध्यस्थता करवाकर युद्ध रुकवाने का श्रेय लिया हो, लेकिन भारत के बाद अब पाकिस्तान के उप प्रधानमंत्री इशाक डार ने भी अमेरिका द्वारा मध्यस्थता की बात से इनकार किया है। एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा है, खुद ही बोल दिया। इधर आज डोनाल्ड ट्रंप ने एप्पल के सीईओ टिम कुक से कहा कि वो भारत में आईफोन का प्रोडक्शन क्यों कर रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप के इस बयान को एक धमकी के तौर पर भी देखा गया। डोनाल्ड ट्रंप ने सीधे शब्दों में कहा कि वो नहीं चाहते हैं कि एप्पल के प्रोडक्ट भारत में बनाए जाएं। अपने इस बयान में उन्होंने भारत की ओर से लगने वाले हाई टैरिफ का भी जिक्र किया। डोनाल्ड ट्रंप ने तो ये भी दावा किया कि भारत ने उन्हें जीरो टैरिफ का ऑफर दिया है। ट्रंप के मुताबिक भारत ने 60% तक के ट्रेड पर 0% तक टैरिफ करने का ऑफर दिया है। हालांकि इस मामले में अभी तक भारत सरकार की तरफ से कुछ नहीं कहा गया है। आज विदेश मंत्री ने लेकिन जो कहा वो ध्यान से सबको सुनना पड़ेगा। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने भी साफ शब्दों में कहा कि अभी भारत और अमेरिका के बीच ट्रेड को लेकर बातचीत चल रही है। इस ट्रेड में दोनों पक्षों का फायदा होना चाहिए। And we have Apple, as you know, it's coming in. And I had a little problem with Tim Cook yesterday. I said to him, Tim, you're my friend. I treated you very good. You're coming in with $500 billion, but now I hear you're building all over India. I don't want you building in India. You can build in India if you want to take care of India, because India is one of the highest tariff nations in the world. It's very hard to sell into India. And they've offered us a deal where basically they're willing to literally charge us no tariff. So we go from the highest tariff. You couldn't do business in India. We're not even a top 30 in India because the tariff is so high. I said to Tim, look, we've treated you really good. We put up with all the plants that you built in China for years. Now you got to build us. We're not interested in you building in India. India can take care of themselves. They're doing very well. We want you to build here, and they're going to be upping their production in the United States. Apple. So Apple's already in for $500 billion. Let me say this, that look, between India and US, trade talks have been going on, negotiations have been going on. In fact, we have, I think a team is just going at this point. These are very complicated negotiations. They are very intricate. Nothing is decided till everything is. But any trade deal has to be mutually beneficial. Any trade deal has to work for both the countries. And I think that would be our expectation from the trade deal. And until that is done, I think any judgment on it would be premature. अमेरिकी राष्ट्रपति का ध्यान फिलहाल पैसे कमाने पर लगा हुआ है। इसके लिए वो कई देशों के साथ ट्रेड वॉर छेड़ चुके हैं, हथियार बेचकर पैसा कमाने में लगे हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने कतर का दौरा भी इसी वजह से किया है।
साफ है, कतर के साथ उन्होंने 104 लाख करोड़ रुपए की डील की, जिसमें हथियार, बोइंग विमान, नेचुरल गैस, क्वांटम टेक्नोलॉजी दी जाएगी। ये अमेरिका और कतर के बीच होने वाली एक बड़ी डील है। ये डील कितनी बड़ी है और इसको आप कैसे समझ सकते हैं? 104 लाख करोड़ रुपए कितने होते हैं? इससे समझिए कि इतने पैसे में पूरे देश में, भारत में 55 लाख सरकारी स्कूल खोले जा सकते हैं। 55 लाख, इतने पैसों से हमारे देश के हर गांव में एक अच्छा अस्पताल खुल सकता है। ये नहीं, इतने पैसों में भारत अगले 200 वर्षों तक हर हफ्ते चंद्रयान मिशन लॉन्च कर सकता है। तो इससे हमने आपको सिर्फ एक अंदाजा दिया कि ये जो डील कर रहे हैं वो कितने की डील हो रही है। युद्ध में भारत की विजय गाथा आज दुनिया भर के अखबारों में छाई थी। ये सभी अखबार भारतीय सेना और उसके सटीक हमलों की तारीफ करते दिखे। भारतीय सेना ने जब सैटेलाइट तस्वीरों के जरिए पाकिस्तान पर अपनी जीत की कहानी बताई तो कई देश, कई नेता भरोसा नहीं कर रहे थे। आपने देखा होगा शुरुआती दिनों में जब भारतीय मीडिया बता रही थी कि हमने क्या कुछ हासिल किया, हमने बहावलपुर से मुरीद के उनके 9 आतंकी ठिकानों को 11 मिलिट्री जगहों पर हमने हमले किए हैं, तो कोई इसको स्वीकार नहीं कर रहा था। सब पाकिस्तान के उस झूठ को मान रहे थे जिसमें वो बार बार कह रहा था हमारे एयरबेसेस की बात। इधर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही आदमपुर एयरबेस पहुंच गए। पाकिस्तान तो अपनी जीत के दावे कर रहा था और पाकिस्तानी जनता खुशी से झूम रही थी, वो सेलिब्रेट कर रहे थे विक्ट्री, लेकिन पाकिस्तान में कोई भी ये मानने को तैयार नहीं था कि युद्ध में भारत ने उसे हरा दिया। जो भी अब वहां सेंसिबल आदमी बचा होगा वो आज अन्य अखबारों में, विदेशी अखबारों में पढ़ के समझ रहा होगा कि उनके साथ हुआ क्या है। होश अब आएगा जब उन्हें पता चलेगा कि तमाम जो विश्व के देश हैं वो अब ये बता रहे हैं अपनी अपनी जनता को कि इंडिया ने जबरदस्त कर लिया और पाकिस्तान की तो किरकिरी हो गई। द न्यूयॉर्क टाइम्स, वॉशिंगटन पोस्ट, कई स्रोतों से मिली जानकारी और सबूतों के आधार पर दावा किया है कि युद्ध में भारत ने पाकिस्तान को बुरी तरह से हराया है, बड़ा नुकसान पहुंचाया है। न्यूयॉर्क टाइम्स ने सैटेलाइट इमेजेस के साथ दिखाया और उसके आधार पर बताया कि भारत ने इस युद्ध में पाकिस्तान के सैन्य बेस को तबाह किया। देखिए, हमने एस्केलेटेड प्रोपोर्शनेट, मतलब आपने हमला करने की कोशिश की, हमने उसी प्रोपोर्शन में जवाब दिया, बता दिया कि हम कहां कहां तक पहुंच सकते हैं। यही नहीं, भारतीय सेना की तारीफ करते हुए इस अखबार ने लिखा है कि पाकिस्तानी ठिकानों पर सटीक हमले किए गए थे जिससे ज्यादा नुकसान नहीं हुआ। पाकिस्तान के भोलारी और नूर खान एयरबेस की तस्वीरों के आकलन के बाद अखबार ने दावा किया है, अखबार के ये मेरे पास प्रिंट आउट्स भी है अगर आप देखेंगे, जिसमें हमने जो हेडलाइंस है वो आपके लिए अंडरलाइन की है। इंडिया स्ट्राइक्स ऑन पाकिस्तान डैमेजेस 6 एयरफील्ड्स, पोस्ट एनालिसिस फाइंड्स। तो जो भारत के दावे थे आज उसकी पुष्टि हर जगह पे की गई है। ये न्यूयॉर्क टाइम्स है, तो ये वॉशिंगटन पोस्ट है, तो फिर ये न्यूयॉर्क टाइम्स है, ये देखिए, जिसमें आगे पूरे आर्टिकल में भारत की तारीफ की गई है। पाकिस्तान पर सीज फायर का दबाव इसके बाद ही बढ़ा था, जब ये तय हो गया, दुनिया के पास ये खबर पहुंच गई कि उनके एयरबेसेस पे क्या हुआ है। वॉशिंगटन पोस्ट ने भी पाकिस्तान सैन्य बेस पर हवाई हमलों की पुष्टि की। 6 एयरफील्ड्स को पूरी तरह से हमने तबाह किया, इसकी जानकारी दी, लेकिन लिमिटेड अटैक था ये, इसकी भी चर्चा है, क्योंकि ये साफ है भारत ने प्रोपोर्शनेट अटैक किया। ये बताया है सिर्फ कि हम कहां कहां तक पहुंच सकते हैं और कितना डैमेज कर सकते हैं। अब हम आपको बड़ी स्क्रीन पर इन अखबारों के हेडलाइंस बताते हुए ये पढ़कर भारतीय सेना पर गर्व आपको होगा, क्योंकि अभी तक जो गलत जानकारियां फैलाई जा रही थी हमारे सेना के बारे में और उनके शौर्य के बारे में, उसका फैक्ट चेक अब विदेशी अखबारों ने कर दिया है। इसमें सबसे पहले हम आपको दिखा रहे हैं वॉशिंगटन पोस्ट, इंडिया स्ट्राइक्स ऑन पाकिस्तान डैमेजेस 6 एयरफील्ड, पोस्ट एनालिसिस भारत ने किया है, और इसी में पाकिस्तान डैमेज रनवेज का जिक्र है। द मोस्ट एक्सटेंसिव इंडियन एयर अटैक ऑन पाकिस्तानी मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर। 1971 की जंग के बाद वॉल्टर लैडविक को कोट करते हुए लिख रहे हैं कि ये 1971 के बाद सबसे बड़ी जंग है, सबसे बड़ा हमला है। अब अगला दिखा दीजिए, आपको दिखाते हैं वॉशिंगटन पोस्ट का आर्टिकल हमने दिखा दिया, ये देखिए, जिसमें न्यूयॉर्क टाइम्स में सैटेलाइट इमेजेस ऑफ द साइट्स पाकिस्तान क्लेम, मतलब जो कह रहे थे कि बहुत लिमिटेड अटैक हुआ है, ये साफ है कि हमने यहाँ पर रनवे पर अटैक किया है, हमने कहाँ कहाँ पर रहीम एयरबेस में हमने लिमिटेड अटैक किया है, ये तो खुद ही बता रहे हैं। और वो इसलिए किया है क्योंकि हमने प्रोपोर्शनेट अटैक किया है, हमने ये बताया है कि हम कहाँ कहाँ तक पहुँच सकते हैं और अगर हमने ठान ली तो हम कहाँ कहाँ तक आपको डैमेज कर सकते हैं। कि बहुत
बड़ी बात है भारत ने जिस अंदाज में इसको अंजाम दिया है। आज जब देशवासी, अगली खबर का रुख करेंगे, आज जब देशवासी बहन बेटियों के माथे के सिंदूर के सम्मान के लिए पाकिस्तान का नामो निशान तक मिटाने के लिए तैयार है, तब इसी देश में ऐसे बदजुबान भी बैठे हैं जो बहन बेटियों पर कीचड़ उछाल रहे हैं। ऑपरेशन सिंदूर में भारत ने पाकिस्तान को उसके किए की सजा दी। इसकी सूचना सबसे पहले देशवासियों की जिस बेटी ने दी उसका नाम है कर्नल सोफिया कुरैशी। भारत का अभिमान और स्वाभिमान। जब पूरा देश इस बात पर उनकी जय जयकार कर रहा था, तब मध्य प्रदेश का एक निर्लज्ज मंत्री अपनी घटिया सोच का सरेआम प्रदर्शन करते हुए कर्नल सोफिया कुरैशी पर भद्दी टिप्पणी कर रहा था। इस मंत्री का नाम है विजय शाह, जो बीजेपी की सरकार में जनजातीय कार्य विभाग संभालते हैं, लेकिन ये जुबान नहीं संभाल पाते। पहले आप उनका ये बयान सुनिए। और जिन्होंने हमारी बेटियों के सिंदूर उजाड़े थे, वही हमने उन्हीं की बहन भेज करके उनकी ऐसी की तैसी करवाई। एक बार मोदी जी के लिए जोरदार ताली बजाएं। उन्होंने कपड़े उतार उतार के हमारे हिंदुओं को मारा, और मोदी जी ने उनकी बहन को उनकी ऐसी की तैसी करने हमारे जहाज से उनके घर ले गए। उनके समाज की बहन को भेजा कि तुमने हमारी बहनों को अगर विधवा किया है तो तुम्हारे समाज की बहन आके तुम्हें देश का सम्मान, मान सम्मान और हमारी बहनों का सुहाग का बदला तुम्हारी जाति की समाज की बहनों को पाकिस्तान भेजकर अगर कोई ले सकता है, और उन्होंने कहा था घर में घुस के मालूम, घर में घुस। जब पूरे भारत में देशभक्ति का ज्वार उमड़ रहा है, लोग आतंकवादियों पर आक्रोशित हैं, अपने सैनिकों के साथ हर तरह से खड़े हैं, तब एक माननीय अपने सैनिक के लिए ऐसी भाषा का इस्तेमाल करते हैं, उसे आतंकवादियों की बहन बताते हैं। सोचिए ऐसे व्यक्ति, ऐसे मंत्री के साथ क्या होना चाहिए। अगर आप सोच रहे होंगे कि राष्ट्रवादी पार्टी ने उन्हें बर्खास्त कर दिया होगा, मंत्री पद छीन लिया होगा, तो आप गलत हैं। विजय शाह के पद और कद पर कोई आंच नहीं आई है। सिर्फ एक एफआईआर जरूर दर्ज हुई है, वो भी तब जब मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने स्वतः संज्ञान लेकर 4 घंटे में एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया था। हाईकोर्ट ने कहा कि हमारे देश में सेना आखिरी ऐसी संस्था है जो त्याग, बलिदान, साहस, एकता, अखंडता का प्रतीक है। कर्नल सोफिया कुरैशी ऑपरेशन सिंदूर की कामयाबी का बड़ा चेहरा है। उनके खिलाफ मंत्री विजय शाह ने गटर की भाषा का इस्तेमाल किया। हाईकोर्ट की सख्त चेतावनी के बाद एफआईआर तो दर्ज हुई, लेकिन वो ऐसी थी जैसे उसका एक एक शब्द मजबूरी में लिखा गया, ताकि माननीय मंत्री के सम्मान पर कोई चोट ना पहुंचे। इस एफआईआर को पढ़कर हाईकोर्ट फिर से नाराज हुआ, कहा कि इसमें अभियुक्त की करतूतों का जिक्र तक नहीं है। ये एफआईआर मेरे हाथ में, ये देखिए एफआईआर की कॉपी आप देखेंगे, जो पहला पन्ना है उसके बाद से अंदर वाले पन्ने में ये लिखा है कि हाईकोर्ट के कहने पर एक वायरल वीडियो के आधार पर हमने ये एफआईआर दर्ज की है। क्या कहा, क्या कुछ है, इसके बारे में कोई जानकारी नहीं दी, और इसीलिए उसके बाद ये सवाल उठा कि क्या ये तरीका होता है। मतलब अब एक ऐसे व्यक्ति के मान सम्मान की चिंता हो रही है जिसने इस तरह से बेटी के खिलाफ बोला है। ये इस तरह से ड्राफ्ट की गई है जिससे चुनौती दी जाए कि आसानी से रद्द भी हो सकती है। एफआईआर का हम आपको बता देते हैं, जब विजय शाह को अपने शब्दों पर शर्मिंदा होना चाहिए, एफआईआर के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंच जाते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में हस्तक्षेप से इनकार कर दिया, कहा कि हाई कोर्ट जाएं, माफी भी मांगे। विजय शाह की सिर्फ इन शब्दों से ही आप आहत हैं तो जरा ठहरे। बहन बेटियों के अपमान का उनका एक इतिहास रहा है। उन्होंने बार बार अपनी भाषा में से महिलाओं का अपमान किया है। विजय शाह के कई बयान ऐसे हैं जिन्हें सुनकर शर्म भी चुल्लू भर पानी मांगे। इनका शब्दकोश सस्ते शब्दों से भरा पड़ा है। कभी किसी एक मुख्यमंत्री की पत्नी पर टिप्पणी करते हैं, तो कभी बहन बेटियों पर, और अब महिला सैनिक पर। छोटी बच्चियों से लेकर मुख्यमंत्री की पत्नी तक वो सस्ती भाषा का इस्तेमाल कर चुके हैं। साल 2013 में जब शिवराज सिंह चौहान मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री थे, तब एक कार्यक्रम में विजय शाह ने उनकी पत्नी साधना सिंह पर विवादित टिप्पणी की थी। इन द्विअर्थी टिप्पणियों से शिवराज सिंह चौहान नाराज हुए। विजय शाह को इस्तीफा देना पड़ा। एक कार्यक्रम में विजय शाह बालिकाओं को टी शर्ट बांट रहे थे, तब उन्होंने बच्चियों के कपड़ों को लेकर भद्दी टिप्पणी की।
साल 2020 में विजय शाह पर मध्य प्रदेश के एक टाइगर रिजर्व में विद्या बालन की शूटिंग रुकवाने की बात है। आरोप है कि विद्या बालन ने मंत्री के साथ डिनर के ऑफर को ठुकरा दिया था, इसलिए शूटिंग रुकवाई। विजय शाह राहुल गांधी को लेकर भी बिलो द बेल्ट टिप्पणी कर चुके हैं। इसके अलावा साल 2018 में एक कार्यक्रम में उन्होंने कहा था कि आज गुरु के सम्मान में ताली नहीं बजाओगे तो अगले जन्म में घर घर जाकर ताली बजानी पड़ेगी। इस बयान पर किन्नर समुदाय काफी नाराज हुआ था। सवाल एक ही है, मुख्यमंत्री की पत्नी के खिलाफ बोलने पर अगर इस्तीफा हो सकता है तो फिर देश की फौजी बेटी के खिलाफ बोलने पर इस्तीफा क्यों नहीं हो रहा? जब भी हौसला आसमान तक जाएगा, याद रखना कोई ना कोई पंख काटने जरूर आएगा। नमस्कार।